दोस्तों हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। सबसे पहले आप यहाँ पर इस ग्राफ को देखिए जरा। यह ग्राफ आपको इंडियन रुपीस की वैल्यू का डेप्रिसिएशन दिखाता है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स विच इज इन द लास्ट 10 इयर्स। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जनवरी 2015 में जहाँ पर इंडियन रुपीस की वैल्यू 62 रुपीस बराबर $1 हुआ करता था, वही 2020 की जनवरी में 71 रुपीस बराबर $1 हुआ और करंट में आज के टाइम में यानी कि जनवरी 2025 में 85 रुपीस इज इक्वल्स टू $1 हो चुका है। इसी बीच एक और न्यूज मार्केट में सामने आती है जहाँ पर SBI अपने रिसेंट रिपोर्ट में ये बोलता है कि ये जो रुपीस का कोलैप्स हमें दिखाई दे रहा है अगेंस्ट डॉलर्स वो और भी ज्यादा तेज हो सकता है और जल्द ही हमें 90 रुपीस के बराबर $1 देखने को मिल सकता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और इस बारे में भी बात करेंगे कि कौन से वो रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडियन रुपीस की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली गिरते जा रही है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एज एन इंडियन हम इंडियन रुपीस में अगर कमाते हैं फिर कहीं न कहीं खर्च करते हैं, तो ऐसे में अगर रुपीस की वैल्यू वीक होती भी है अगेंस्ट डॉलर्स तो इन सभी चीजों से हमें क्या फर्क पड़ता है और क्यों। सो लेट अस सपोज कि एक NRI है जिसने आज से 3 साल पहले जब हमारे रुपीस की वैल्यू 75 रुपीस इज इक्वल टू $1 था, उस ड्यूरेशन में $2.5 लाख अपने पास सेव करके रखा। वो चाहता था कि उन पैसों को वो इंडियन रुपीस में इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट कर दे और उस ड्यूरेशन के अनुसार वो डॉलर को अगर रुपीस में कन्वर्ट करता तो उसकी वैल्यू निकल कर आती 1.8 करोड़ रुपीस। लेकिन उस रुपीस को वो इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि अच्छी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलती और वो उसको उसी तरीके से रखा रहता। लेकिन वहाँ से फास्ट फॉरवर्ड में यानी कि आज के दिन यानी कि 3 साल बाद तो रुपीस की वैल्यू 10 रुपए और ज्यादा बढ़ चुकी है अगेंस्ट डॉलर्स में और आज के टाइम पर 85 रुपीस इज इक्वल टू $1 हो चुका है। और वो जो NRI था ना जिसने $2.5 लाख सेव करके रखे थे उसके बिना कुछ किए उसके जो डॉलर की वैल्यू है ना आज के टाइम पर वो 2.3 करोड़ की हो जाती। देख रहे हो यहाँ पे 1.8 करोड़ से डायरेक्ट 2.3 करोड़ रुपए। अब क्योंकि उसके पास 20 से 22 लाख रुपए का एप्रिसिएशन ऐसे ही इंडियन रुपीस के कोलैप्स की वजह से आ गया, तो वो कोई भी प्रॉपर्टी अगर मार्केट में बाय करने जाता भी है तो वो उसके लिए 10 से 20 लाख एक्स्ट्रा दे देगा अगर वो प्रॉपर्टी उसको पसंद आती है। इतना सिंपल इक्वेशन है। अब उसने तो वो प्राइस दे दिए यानी कि ज्यादा प्राइस दे दिए और ज्यादा प्राइस देने की वजह से उस पूरे ही एरिया या फिर उस पूरे ही बिल्डिंग में जो बाकी सारी फ्लैट्स या फिर प्रॉपर्टीज होंगी उनके प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे यानी कि एलिवेट हो जाएंगे। अब जो कि यहाँ पर इंडिया में जो लोग रह रहे हैं और इंडियन रुपीस में अपनी कमाई कर रहे हैं, जब वो लोग उस एरिया में अपने लिए घर बाय करने जाएंगे तो उन्हें उस सेम प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे क्योंकि एक NRI ने उस बेस प्राइस को काफी ज्यादा एलिवेट कर दिया है। अब ये तो मैंने आपको यहाँ पर मात्र एक एग्जांपल दिया। इसके अलावा जो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहते हैं ना जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज किया करते हैं, उनमें से कई सारी चीजें या फिर मेजोरिटी ऑफ द चीजें हम बाहर की दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया करते हैं और डॉलर के अगेंस्ट इस इंडियन रुपीस की फॉल की वजह से ये सारी की सारी चीजें महंगी हो जाएगी जो हमारे लिए दुखदायक है और इसके वजह से हमारे देश की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा जो कि आपके और हमारी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाली है। अब ये तो हमने यहाँ पर देख लिया कि रुपये का डेप्रिसिएशन हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। अब इससे पहले कि हम इसके रीजंस के ऊपर बात करें, उन सारे के सारे रीजंस को बेटर समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट होता है, इतने रुपीस के अगेंस्ट इतने डॉलर्स होते हैं, तो यहाँ पर ये जो एक्सचेंज रेट है ये सेट आखिर कैसे हुआ करते हैं या फिर रुपीस बढ़ता या फिर घटता कैसे है, और इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझा देता हूँ। लेट अस सपोज इंडिया के अंदर एक ट्रेडर है जो कि इंडिया के अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को सेल किया करता है और इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को वो चाइना से इम्पोर्ट किया करता है। अब चाइना से इसलिए क्योंकि चाइना में ये सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस काफी ज्यादा सस्ते में मिल जाते हैं। अब चाइना को पेमेंट करने के लिए वो चाइना के रुपीस में तो पेमेंट करेगा नहीं, बिकॉज रुपीस एक ग्लोबल करेंसी नहीं है। चाइना को एक ऐसी करेंसी में पेमेंट चाहिए जिससे वो आगे अपनी ट्रेड्स के लिए यूज कर पाए, तो इसीलिए यहाँ पर रोल आता है डॉलर का, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। अब अगर इंडिया को यहाँ पर उस ट्रेडर का ये ऑर्डर चाहिए तो सबसे पहले वो एक बैंक के पास जाएगा और उस बैंक के पास वो अपना इंडियन रुपी लेके जाएगा और उस रुपी के बदले जो भी उस ड्यूरेशन में एक एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उतना ही डॉलर वो जो बैंक है वो इंडिया के उस ट्रेडर को एज अ पेमेंट दे देगा और फिर उस डॉलर को पेमेंट के लिए यूज करेगा चाइना के साथ। अब लेट अस सपोज कि ये जो ट्रेडर है, ऐसे ही कई सारे ट्रेडर इंडिया में आ जाते हैं जो सेम टू सेम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। सारे लोग जो अपना रुपी है उसके अगेंस्ट डॉलर ले लेते हैं बैंक से, फिर उसका आगे चलकर ट्रेड करते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर जो रुपी की सप्लाई है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके अगेंस्ट जो डॉलर है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, बिकॉज डॉलर हर किसी को चाहिए और हर कोई रुपी आके दे रहा है। अब ऐसे में सप्लाई और डिमांड की इक्वेशन के अकॉर्डिंग बिकॉज रुपी काफी ज्यादा अबंडेंस में आ गया है तो उसकी प्राइस ड्रॉप होगी अगेंस्ट डॉलर्स, बिकॉज वो काफी ज्यादा डिमांड में है और उसकी स्कैरिसिटी हो रही है और इसी तरीके से जो करेंसी है वो अपनी जो वैल्यू है उसे लूज करने लग जाती है। और ये वही ट्रेडर जब वापस से बैंक के पास जाएंगे वो भी अपनी खुद की करेंसी लेके यानी कि रुपी लेके, तो उनके उस करेंसी के बदले अब कम डॉलर मिलेंगे क्योंकि डॉलर की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई है अगेंस्ट रुपीस। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पूरा एक्सचेंज मैकेनिज्म समझाया और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का यही पहला रीजन है जिस वजह से इंडिया की जो करेंसी है वो इतनी तेजी से डेप्रिसिएट हो
रही है। एक रिपोर्ट रिसेंटली ये आई थी जिसमें ये बोला गया था कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो आज के टाइम पर हाईएस्ट एवर है, जहां पर इसकी वैल्यू $37 बिलियन से भी ज्यादा की हो गई है। यानी कि इंडिया अगर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रही है फॉर एग्जांपल $100 बिलियन के प्रोडक्ट, तो उसके अगेंस्ट वो बाहर की कंट्री से $137 बिलियन से भी ज्यादा के प्रोडक्ट है, यानी कि इनको इम्पोर्ट कर रही है। इसका पूरा मतलब ये है कि इंडिया से डॉलर ज्यादा बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से इंडियन रुपी की वैल्यू कॉन्स्टेंटली कम हो रही है। यहाँ पर भी सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि हमें दोनों तरफ से मार पड़ रही है। यानी कि सबसे पहले आप यहाँ पर बात करो इम्पोर्ट्स की, तो जो इम्पोर्ट कम होने चाहिए एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, वो कम होने के बजाय ईयर ऑन ईयर 27% से बढ़ती जा रही है। वहीं पर इसके अगेंस्ट जो एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए थे वो एक्सपोर्ट अपने 25 मंथ के लो पर है। अब यहाँ पर जब आपका क्वेश्चन आता है कि इस पूरे सिनेरियो के पीछे आखिर रीजन क्या है, तो लेट मी टेल यू, इसके पीछे के दो मेन रीजन है। सबसे पहला है हमारा फेल्ड मेड इन इंडिया इनिशिएटिव, जहाँ पर आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले हमारी करंट गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसका प्राइमरी फोकस ये था कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की जाए मेजर चीजों की, और ज्यादा से ज्यादा उन सभी चीजों को इतने बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर किया जाए कि इंडिया अपने प्रोडक्ट को बाहर इंपोर्ट कर सके, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो सके और हम एक ट्रेड सरप्लस कंट्री बन पाए। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज ऐसे कई सारे इनिशिएटिव तो लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू और उनके लिए काफी ज्यादा फंड भी एलोकेट किए गए विद प्लान्स, पर जब उन फंड्स को सिस्टम में डाला गया, सो एट द एंड वी ऑल नो कि वो काम तभी आएंगे जब एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर वो इम्प्लीमेंट होंगे। और जो सारा ही पैसा है वो हमारी लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट और बाबूस वगैरह के पास जब आता है, तो हमको पता है कि इतना जो बड़ा सा करप्ट सिस्टम है और इतना बड़ा जो इनएफिशिएंट सिस्टम है, उसको एक्चुअल में वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होने ही नहीं देंगे। और मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो मेड इन इंडिया वाला इनिशिएटिव है वो लगभग ग्राउंड लेवल पर एक बहुत बड़ा फेलियर है। अब इसके बाद यहाँ पर पूरे ही ट्रेड डेफिसिट का वायरल होने का एक सेकंड मेजर रीजन है, और वो है हमारी कंट्री का फ्रीबी कल्चर, जो कि कम होने के बजाय और फर्दर आगे बढ़ रहा है। अब आपके मन में यहाँ पर सवाल आ रहा होगा कि फ्रीबीज का यहाँ पर इससे क्या लेना देना है। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने लेटेस्ट इलेक्शन स्टंट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि वो दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की फ्रीबी देंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पर पूरे साल का कैलकुलेट करो तो हर महिला को सालाना 25,000 रुपए मिलेंगे। अब दिल्ली के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिल्ली में इन टोटल 80 लाख फीमेल है, यानी कि 80 लाख फीमेल को अगर आप 25,000 सालाना दोगे तो इसका पूरा का पूरा कॉस्ट पूरे साल का गवर्नमेंट को इतना पड़ने वाला है 20,000 करोड़ हर साल। इसके अलावा दिल्ली में जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, राशन और बाकी सारी सब्सिडीज मिलती है, उनकी अलग से कॉस्टिंग निकल कर आती है 11,000 करोड़ के आसपास हर साल। यहाँ पर अगर दिल्ली के टोटल बजट को देखोगे एक साल का, तो वो होता है 72,000 करोड़ हर साल एनुअली। इसमें अगर फ्रीबीज को माइनस कर दो तो वो होगा 31 करोड़ माइनस, यानी कि ऑलमोस्ट 43% का जो बजट है वो फ्रीबीज में चला जाएगा। इसके अलावा जो एसेंशियल चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाटर क्राइसिस हो गया तो उसके लिए गवर्नमेंट 2500 करोड़ एलोकेट किया करती है। हॉस्पिटल में वहाँ की चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 400 करोड़। इवन जो यहाँ पर अंडर प्रमोशनल वाले जो सेक्टर है वहाँ पर 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया करती है दिल्ली गवर्नमेंट। अब यहाँ पर अगर सोच के देखो कि किसी भी स्टेट का मोर देन 40 या फिर 50% अराउंड का बजट फ्रीबीज में अगर चला जाए, तो मात्र 40 करोड़ जैसा अमाउंट, यानी कि छोटा सा अमाउंट एंटरप्रेन्योर जैसे सेक्टर में अगर इन्वेस्ट होगा, तो क्या फिर उस कंट्री में इंडस्ट्री या फिर बिजनेस वगैरह ग्रो करेंगी? तो यहाँ पर सोच के देखिए जरा, इस पूरे 31 करोड़ में से मात्र यहाँ पर 50% भी इन बिजनेसेस में अगर एलोकेट किया जाए और ग्राउंड को उनको हेल्प होती, ये चीज हमारी कंट्री की जो एफिशिएंसी है ट्रेड के प्रति उसको कितना बढ़ा देती। अब अगर यहाँ पर आप रूपी के फॉल का सेकंड बड़ा रीजन देखो, वो है लोवेस्ट एवर फ्लो ऑफ एफडीआईज एंड एफआईज इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पर एफआईआईज और एफडीआईज दोनों ही अलग चीज है। यहाँ पर एफडीआई स्टैंड करती है फॉरेन डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि किसी भी कंट्री में ज्यादा ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया करते हैं। वहीं पर एफआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो काफी ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया करते हैं। अब यहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंसी को इम्पैक्ट करती है, तो देखिए जब कोई भी एफडीआईज या फिर एफआईज बाहर से डॉलर लाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रूपी में, तो हमारे बैंक से और भी ज्यादा, और फिर इंडियन रूपी को हमारे मार्केट या फिर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी और रूपी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और इसी वजह से ये जो बाहर से पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, ये हमारी जो रूपी की वैल्यू है उसको काफी ज्यादा डिफाई कर देगी। अगर आप यहाँ पर डेटा देखोगे तो सबसे पहले अगर हम एफआईज की इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो जैसा कि हमने देखा कि ये स्टॉक मार्केट पर डिपेंड होता है और काफी ज्यादा मार्केट की वैल्यूएशन पर भी। तो अगर यहाँ पर हम इस वाले फैक्टर को अगर इग्नोर भी करते हैं, तो भी आप अगर एफडीआई का इन्फो देखोगे इंडिया में, जो कि है पिछले 20 सालों का, मेरा मतलब है यहाँ पर एफडीआई का इन्फो इंडियन मार्केट में, तो ये काफी ज्यादा गिर चुका है। आज के टाइम
टाइम पर अगर आप देखोगे तो हम पूरी ही कंट्रीज की लिस्ट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद एफडीआई के इनफ्लो के मामले में 16वें नंबर पर आते हैं। और अगर आप यहाँ पर इसके रीजंस के बारे में बात करोगे तो इसमें सबसे पहला रीजन जो निकल के आता है इंडिया में, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ना होना और जो हमारी इरेगुलर पॉलिसीज होती हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एफडीआई इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर लो इन्फोर्स का सेकंड बड़ा रीजन है हमारी इंडिया में, वो है जीडीपी ग्रोथ, यानी कि स्लो जीडीपी ग्रोथ। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सारे के सारे एफडीआई है, ये जिन भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए ना। अब जब यहाँ पर जीडीपी की ग्रोथ यहाँ पर लो होगी और वो जो सारी कंपनीज है जिनके ऊपर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, वो कभी प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर पाएगी, तो एक्चुअल में यहाँ पर उनको लॉस होगा। बिकॉज अगर वो लोग डॉलर को कन्वर्ट करके इंडियन रुपए में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जब रुपए की वैल्यू कम हो रही है, तो उन्हें तो अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑलरेडी कम होते हुए दिखेगी ना। और ऐसे में अगर जीडीपी का ग्रोथ नहीं होता तो उनको बहुत बड़ा और डबल लॉस झेलना पड़ता है, जो कि बहुत नुकसानदायक होता है उनके लिए। अब इन दो मेन रीजंस के अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म इन इंडिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर जो भी टूरिस्ट बाहर से आया करते थे, वो वहाँ के डॉलर वगैरह लेकर आया करते थे और इंडियन रुपीज में उसको कन्वर्ट कर देते थे, फिर इंडियन रुपीज में स्पेंड कर दिया करते थे। लेकिन रिसेंटली वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली आप न्यूज यहाँ पर सुनते रहते होंगे, जैसे कि गोवा में बाहर से जो लोग आ रहे हैं, वहाँ के लोकल्स का बिहेवियर बहुत बुरा है और वहाँ पर टैक्सी माफियाज का जो रैगिंग चल रहा है, उसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं। और वहाँ पे जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है रिसेंट टाइम में, क्योंकि वो भारत का मेजर डेस्टिनेशन है जहाँ पर टूरिस्ट आया करते थे अक्सर। प्लस यहाँ पर और जो दूसरी कंट्रीज हैं, वो वीजा और अराइवल जैसे बहुत सारे फैसिलिटीज अलाउ कर रहे हैं। और बहुत सारे टूरिस्ट जो लोग इंडिया में आते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ का जो वीजा का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा लंबा और हेक्टिक होता है, और इसीलिए काफी सारे बाहर के टूरिस्ट इंडिया में आने से कतराते हैं। इसके अलावा जो इंडिया के भी लोग हैं, वो दूसरी कंट्रीज के सिटीज को प्रीफर करते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वो जो खर्चा गोवा जैसे डेस्टिनेशन पर जाके करते हैं, उसी सेम स्पेंडिंग में वो लोग आज के टाइम पर वियतनाम, बाली या फिर थाईलैंड जैसी कंट्रीज में जाकर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पर वो लोग वीजा और अराइवल जैसे फैसिलिटीज को बड़े ही अच्छे से दिया करते हैं प्रमोट करके। वहाँ जाकर वो लोग पैसा स्पेंड भी किया करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, वो लोग जाते हैं इंडियन रुपीज लेकर और उधर की कंट्री में उसको कन्वर्ट करके उसी को स्पेंड करते हैं। यानी कि अल्टीमेटली आज के टाइम पर जो आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, वो सबसे पहले रुपये की डेप्रिसिएशन के चलते जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हमारी ट्रिगर करता है, वो इन्फ्लेशन सीधा सीधा आपका पैसा खा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई फॉरेन डेस्टिनेशन घूमनी है, तो यहाँ पर ये जो रुपये का डेप्रिसिएशन है, वो आपके जो फॉरेन टूर्स वगैरह है या फिर उनके सपने हैं, उनको सपना बनाकर रख देगा हमेशा के लिए। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूं। धन्यवाद।